नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। भारतीय राज्य व्यवस्था के अध्ययन में हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा शुरू करी थी साथियों, और मौलिक अधिकारों की चर्चा में हमने समता का अधिकार पढ़ना शुरू करा था साथियों। समता के अधिकार में हमने सबसे पहले अनुच्छेद 14 को समाप्त करा। उसके बाद में आज हमारी शुरुआत हो रही है साथियों अनुच्छेद 15 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 15 के बारे में साथियों। तो हम पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में साथियों हम पढ़ रहे थे समता का अधिकार, जो कि कहां से कहां तक है। पहला अधिकार पढ़ रहे थे साथियों हम समता का अधिकार या समानता का अधिकार। यह है साथियों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कहां से कहां तक है साथियों? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। कल की क्लास में हमने साथियों अनुच्छेद 14 के बारे में चर्चा करी थी, और आज की क्लास में हम शुरुआत करेंगे साथियों अनुच्छेद 15 के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे साथियों? अनुच्छेद 15 के बारे में साथियों। अगर आप समानता की बात करते हो साथियों, कि समानता और समता में क्या अंतर है साथियों? समानता और समता। अब देखो साथियों, समानता का तात्पर्य है सभी समान है, मतलब स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई भी, चाहे किसी भी जाति मूल वंश, उसमें इसमें क्या आते हैं? सभी समान है, सभी समान है। अगर इसमें सभी समान है तो समता में क्या होता है सर? तो समता में ये होता है साथियों कि परिस्थितियों के अनुसार, कि अगर कहीं पर महिला कमजोर है तो महिला के लिए क्या कर सकता है? राज्य कानून बना सकता है। अगर बच्चे कमजोर है तो बच्चों के लिए कानून बना सकता है, या कोई भी वर्ग कमजोर है तो वर्ग के लिए कानून बना सकते हैं। ये करके हम समता को डिफाइन कर सकते हैं साथियों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समता के अंदर कौन कौन आते हैं? परिस्थितियों के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार, मतलब जो भी परिस्थिति वहां पर बनेगी उसके अनुसार उसको शामिल करेंगे। अब साथियों की ये समता का अधिकार है जो 14 से लेकर 18 तक, जो कि मौलिक अधिकारों के अंदर आता है। इसमें है क्या मतलब? अगर हम बात करें तो साथियों इसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई भी अगर सत्ता स्थापित होती है साथियों, तो आपको पता है कि गांधी जी ये जो राज्य के विरोधी क्यों थे? इसका क्या वजह थी कि भाई गांधी जी इतना ज्यादा राज्य के विरोधी थे? क्योंकि गांधी जी को पता था राज्य है जो क्या है, ये शोषण का केंद्र है। मतलब अगर राज्य में अगर किसी ने सत्ता प्राप्त कर ली, अगर वो शासक वर्ग में शामिल हो गया, तो शासक वर्ग क्या करता है? हमेशा शोषण करता है। इसलिए गांधी जी क्या है, जब आप एथिक्स पढ़ोगे, जब गांधीयन फिलोसॉफी आप उसके अंदर पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी क्या थे? घोर विरोधी थे। किसके थे? राज्य के जो भी प्रावधान थे इसके अंदर विरोधी थे। जब हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता परिषद के सदस्य थे, उन लोगों को पहले से ही पता था कि भाई राज्य के अंदर चाहे कोई भी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी जो भी सत्ता में आएगी, वो पार्टी जब सत्ता में आने के बाद में वो क्या करेगी? शोषण करेगी। तो उनके लिए पहले ही क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। अगर राज्य इसमें क्या दे रखा है? नागरिकों को प्रोटेक्शन दे रखा है साथियों। कैसे नागरिकों को प्रोटेक्शन दे रखा है? अगर कोई भी मूल अधिकार का हनन होता है, या राज्य ऐसी कोई विधि बनाता है जिससे क्या हो रहा है? व्यक्तियों की समानता पर असर पड़ता है, मतलब उनकी समानता बाधित होती है, तो साथियों आपको पता है कि अनुच्छेद 32 के तहत तो कहां जा सकता है व्यक्ति? सीधा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। और अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति कहां जा सकता है साथियों? ये जा सकता है हाई कोर्ट। ये दोनों क्या दे रखी है? रीट पिटीशन दायर करने की शक्ति दे रखी है। किसको दे रखी है साथियों? नागरिकों को दे रखी है। किसको दे रखी है? नागरिकों को। अब ये सारी शक्तियां दे रखी है नागरिकों को, और राज्य को क्या कर रखा है? इसमें प्रतिबंध कर रखा है साथियों। तो हम जब भी जितने भी अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, इसमें किसको डिफाइन किया गया है? राज्यों को। मतलब अगर राज्य को यह नहीं करना है, राज्य को वो नहीं करना है, मतलब अगर हम बात करें कि भाई अनुच्छेद 15 में क्या है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल शब्द को आप यहाँ पे गौर कीजिएगा साथियों, केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या नहीं कर सकता? विभेद नहीं कर सकता साथियों। क्या नहीं कर सकता? विभेद नहीं कर सकता। ये कौन से अनुच्छेद में दी गई लाइन है? यह अनुच्छेद 15 में दी गई है साथियों। अनुच्छेद 15 में कितने उपभाग है, मतलब इसके कितने खंड है साथियों? अनुच्छेद 15 के 6 खंड है साथियों। कितने खंड है? 6 खंड है। 15(1), 15(2), 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6) साथियों। इसमें कुछ खंड बाद में जोड़े गए साथियों, किसी संविधान संशोधन के माध्यम से। हम पहले अनुच्छेद को उठाएंगे, पहले उसको समझेंगे, उसके
उसके बाद में धीरे धीरे हम एक एक अनुच्छेद को उसके पूर्ण व्याख्या को समझते हुए, मतलब उसके अंदर ऐसी बात हुई है, अगर उसके अंदर धर्म दिया गया है, अगर उसमें मूलवंश दिया गया है, उसमें जाति दी गई है, उसमें लिंग दिया गया है, उसमें जन्म स्थान दिया गया है साथियों, तो इसके अलावा क्या राज्य विभेद कर सकता है व्यक्तियों के साथ में? बिल्कुल कर सकता है साथियों, क्योंकि इनके अलावा अगर राज्य किसी के लिए कानून बना रहा है तो वो बिल्कुल बना सकता है, क्योंकि उसके अलावा फिर राज्य सरकार कैसे चलाएगा और उनके ऊपर शासन करने के जो तरीके हैं उनको कैसे कर पाएगा साथियों, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहले हम अनुच्छेद 15 को समझते हैं साथियों, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 15 में क्या क्या है वो देखते हैं। ये राज्य के ऊपर लगाया गया प्रतिबंध है साथियों। देखो, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म मूलवंश जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15 के अंदर क्या दिया गया है साथियों कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद क्या है? प्रतिषेध है साथियों। क्या है? प्रतिषेध है। अब इसमें देखो कि ये जो अवधारणा है साथियों, ये जो कि अनुच्छेद 15 की है, इसमें ये अवधारणा क्या है साथियों? इसमें देखो ये सामाजिक समानता स्थापित करता है। क्या करता है साथियों? सामाजिक समानता स्थापित करता है। एक बार आप ये लिखो, इसके बाद में हम 15(1) की चर्चा करते हैं, उसके बाद में हम 15(2) की चर्चा करते हैं साथियों। जल्दी से लिखो इसको, अनुच्छेद 15 को। अनुच्छेद 15 को जल्दी से लिखो। एक और इसमें लाइन लिख लो साथियों। जो अनुच्छेद 15 है ना साथियों, ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। मतलब ये विदेशियों को प्राप्त अनुच्छेद नहीं है साथियों। क्या है? यह केवल नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। विदेशियों को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है साथियों? विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जल्दी से लिखो इसको, इसके बाद में हम अगले अनुच्छेद के ऊपर चलते हैं साथियों। आशा करता हूँ ये आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा साथियों कि भाई देखो, धर्म, अगर हमारे देश में कितने भी सारे धर्म के लोग हो, मतलब उसके ऐसा किसी भी संस्थान या किसी भी जगह पर आपको, राज्य के किसी भी जगह पर आपके साथ में क्या नहीं किया जा सकता? क्या आप किसी भी धर्म को हो तो इस धर्म के आधार पर आपके ऊपर विभेद नहीं किया जा सकता। आप किसी भी मूल वंश हो, आपको आपका वंश कोई भी हो, आप किसी नस्ल का हो, आपकी जाति चाहे कोई भी हो, आप चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका जन्म कहीं भी, आपको पता है पहले जम्मू कश्मीर में जन्म स्थान के आधार पर विभेद किया जाता था। वर्तमान में जम्मू कश्मीर अब इसके जम्मू कश्मीर के ऊपर भी ये हट मतलब लग गया, मतलब जम्मू कश्मीर में भी आम
चाहे भारत का किसी भी राज्य का नागरिक क्या कर सकता है, जमीन खरीद सकता है या वहां पर व्यापार कर सकता है साथियों। क्या आधार पे क्या है, विभेद प्रतिषेध। ये डायरेक्शन किसको दी गई है साथियों, राज्य को डायरेक्शन दी गई है कि राज्य इस आधार पे क्या नहीं कर सकता, विभेद नहीं कर सकता है। यह जो सामाजिक समानता स्थापित करता है यह अनुच्छेद, यह केवल किसको प्राप्त है, नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद है, ये विदेशियों को क्या है, प्राप्त नहीं है साथियों। किसको प्राप्त नहीं है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। लिख लिया आपने। अब हम आगे बात करते हैं। अब 15(1) में क्या है साथियों, अनुच्छेद 15(1)। 15(1) में राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है। ये किसको डायरेक्शन दी गई है साथियों, अनुच्छेद 15(1) में कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता है साथियों। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(2) की। अनुच्छेद 15(2) कोई भी नागरिक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, दुकान, सिनेमा घर, कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम के स्थल, के स्थल के प्रवेश को वर्जित नहीं कर सकता है।
अब देखो साथियों, अनुच्छेद 15(2) में क्या है कि भी कोई भी नागरिक धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी अन्य नागरिक से सार्वजनिक स्थल, होटल, दुकान, सिनेमाघर, कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम के स्थल में के प्रवेश को वर्जित नहीं कर सकता साथियों। अब इसमें क्या है, देखो कि माना कि यह कोई होटल है और ये कोई कुआं है गांव का सार्वजनिक। इसमें क्या है साथियों, जो गांव का सार्वजनिक कुआं है इसके ऊपर क्या है कि गांव के सभी लोग क्या आते हैं, पानी भरने आते हैं। अगर गांव के सभी लोग यहाँ पे पानी भरने आते हैं और कोई उच्च कुल का है, आपको पता है हमारे देश में शुरू से जाति व्यवस्था सबसे ज्यादा हावी रही है साथियों। हमारे देश में ऊंच नीच का भाव बहुत ज्यादा व्याप्त मात्रा में फैला हुआ। इस व्याप्त मात्रा को मिटाने के लिए हमने ये अनुच्छेद हमारे संविधान के अंदर डाला है, ये मूल अधिकारों के अंदर डाला है कि अब इस कुएं पर, जो सार्वजनिक कुआं है, इसको किसी पंचायत ने बनाया है चाहे नगर पालिका ने बनाया है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का सरकारी सहयोग प्राप्त हुआ है साथियों। तो इस पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी स्थान का हो, उस व्यक्ति को यहाँ से पानी भरने से नहीं रोका जा सकता है, चाहे ये कुआं हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन ध्यान रखना साथियों, अगर किसी व्यक्ति का निजी है, उसका खुद का पर्सनल उसने खुदा रखा है, तो वो वहां पे विभेद कर सकता है। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर सार्वजनिक, अगर सरकारी इसने अनुदान प्राप्त किया है, तो उसके बाद में आप उसके साथ में विभेद नहीं कर सकते हो। आपको पता है होटल है, अगर किसी भी 5 स्टार होटल है, आपको ये प्रवेश से वर्जित नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास में पैसे ही नहीं है भाई, अगर आपके पास में पैसे नहीं है 5 स्टार में खाना खाने के, आप चले गए और उसमें आप बोलोगे हमारे को तो संविधान के अनुच्छेद 15(2) में ये बात दे रखी है कि हमारे साथ में किसी भी आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते हो। देखो साथियों, विभेद नहीं कर सकते ये ठीक है, लेकिन आप इसको जो इसकी जो कीमत है वो तो आपको अदा करनी पड़ेगी। इस स्तर पर अगर आपको यहाँ के शौचालयों का इस्तेमाल करना है 5 स्टार होटल के, तो आप कर सकते हो साथियों, निसंकोच, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन आप अगर किसी और आधार पे यहाँ पे प्रवेश चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो होटल है, आपके साथ में ये होटल वाला कितना भी महंगा है और आपके पास में रुपए है, मतलब आप इसको पे कर सकते हो। अगर आप इसको पे कर सकते हो तो आपको किस किस आधार पर ये कमरा देने से मना नहीं कर सकता है साथियों। आपको धर्म के आधार पर, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आपको यहाँ पे कमरा इसको देना पड़ेगा, चाहे आपका किसी भी मूल वंश से हो, किसी भी जाति से हो, किसी लिंग से हो, चाहे आपका कोई भी जन्म स्थान रहा हो, आपको इस होटल वाले को क्या देना पड़ेगा साथियों, कमरा देना ही पड़ेगा साथियों। तो आप ये लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम बात करते हैं। और ये जो 15(2) अनुच्छेद है साथियों, ये किस लिए है, ये जो समाज में जो फैली व्याप्त कुरीतियां है साथियों, जो समाज में फैली हुई कुरीतियां है, उसको समाप्त करने के लिए किस अनुच्छेद को डाला गया है, अनुच्छेद 15(2) को। आपको पता है हमारे देश के अंदर जितनी भी जाति व्यवस्था है साथियों, आपका हमारे देश में सबसे बड़ी, हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है, हमारे देश में जो आज वर्तमान की स्थिति है और जो पहले की स्थिति थी, वर्तमान में साथियों जो जातिगत जो विभेद है वो काफी मात्रा में समाप्ति की ओर चल खत्म हो चुका है। लेकिन आज भी आप गाँव में जाओ, वहां पर उच्च कुल का, निम्न कुल का, ये सारी बातें चलती रहती है साथियों। इन चीजों को आपको नजरअंदाज करके आपको सभी को समान दृष्टि से मानकर आपको आगे चलना होगा साथियों। वो कहते हैं ना कि जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता। अगर जीवन जीना है तो कुछ चीजें आपको नजरअंदाज करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और कुछ चीजों को, बहुत कुछ चीजों को आपको सब्र करना पड़ेगा साथियों। अगर जीवन में आपको बहुत सारी अपार सफलता प्राप्त करनी है तो आपको वो सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा साथियों, जो आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बाधा उत्पन्न कर रही है या आपको कंफर्ट जोन में डाल रही है साथियों। आपको पता है हम सब लोग एक सामान्य परिवार से आते हैं। अगर हम हमारे परिवार को हमें एक सामान्य से उठाकर एक श्रेष्ठ परिवार की ओर ले जाना है और हमारे समाज में हमारे को कोई परिवर्तन लाना है साथियों, तो हमें जो रूढ़िवादी सोच है, जो हमारे दिमाग में जो पुराने जमाने के लोगों ने जो कचरा भरा है, जो कि ऊंच नीच की भावना भरी है, उसको हमें त्यागना होगा। उस भावना को त्याग कर ही हम समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं साथियों। आपको पता है इंसान जब तक अपने मूल संवेगों पर कंट्रोल नहीं स्थापित करता, जब तक वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए योग्य नहीं होता है, क्योंकि जब तक उसमें वो मूल संवेगों की प्रवृत्ति अपने ऊपर हावी रखेगा तो वो हावी प्रवृत्ति उसको क्या करेगी साथियों, उसको एक आलस्य की ओर लेके जाएगी। और जब वो आलस्य उसके ऊपर हावी हो जाएगा तो जो वो उद्देश्य लेकर अपने जीवन में आया है कि उसके अंदर अपने उद्देश्य क्या है, वो किस चीज को अपने जीवन में हासिल करना चाहता है और किस चीज को वो छोड़ना चाहता है। आपको पता है ये जीवन दोस्तों एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपको मिला है। आपको पता है कि आप चाहे इस दुनिया में कुछ भी कर लो, आपने चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो, आपने चाहे कितना भी अच्छा पैसा स्थापित कर लिया हो,
फिर भी आपको पता है आपका रिटर्न टिकट कटना तय है, मतलब आपको एक ना एक दिन अपने जीवन से जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिस दिन आप अपने इस जीवन को छोड़ के जाओगे साथियों, उस दिन जब आपकी जिंदगी की जो फिल्म समाप्त होगी, उस दिन आपका पर्दा गिरने के बाद में जो लोग आपके अंतिम संस्कार में शामिल हो गए दोस्तों, उस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपने अपने जीवन में किन चीजों को कमाया है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो सारे लोग आपके लिए खड़े होंगे, और अगर आपने बुरे कर्म करे हैं तो वही लोग आपको ये बोलेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं था इसलिए चला गया, तो अच्छा है, ये समाज में व्याप्त कुरीतियां फैलाई है इसने। ये सारी चीजें साथियों चलती रहती है, और यही हमारे अनुच्छेद में हम पढ़ रहे हैं कि समाज और ये इन चीजों में है क्या। अगर हम एक समाज की बात करें तो समाज का निर्माण जब होता है साथियों, तो अगर देखो, अगर वापस समझो, अगर हम एक समाज का निर्माण करते हैं साथियों, तो उस समाज का जब निर्माण होता है तो व्यक्तियों में क्या होता है, आपसे संघर्ष होना स्वाभाविक है साथियों, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, क्योंकि दो अलग अलग विचारों के लोग जब आपस में बैठेंगे तो उनके विचारों में टकराव होना स्वाभाविक वृत्ति है। ये अगर हम सामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने भी अपना आपको ऐसे बोले कि नहीं हमारे में एकता है, साथियों ये एक सरासर झूठ है। एकता कभी स्थापित हो ही नहीं सकती, क्योंकि दो व्यक्तियों के विचार कभी एक हो ही नहीं सकते इस संसार में, उनमें भिन्नता होना स्वाभाविक है। अगर उनमें भिन्नता होगी तो आपसे संघर्ष होगा, अगर उनमें संघर्ष होगा साथियों तो उनको पता है कि उनका संघर्ष ज्यादा समय तक समाज के लिए उपयोगी नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ेगा साथियों, समझौता करना पड़ेगा। अगर उन लोगों ने आपस में समझौता कर लिया, उसके बाद में उन दोनों में क्या डेवलप होगा साथियों, सहयोग की भावना डेवलप होगी, और सहयोग की भावना डेवलप होगी तो उससे क्या होगा, समाज बहुत ज्यादा तरक्की करेगा साथियों। बस इतना ही। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15(3) के बारे में साथियों, एक बार इसको जल्दी से लिख लो, इसके बाद में हम आगे बात करते हैं। जल्दी लिखो साथियों। देखो अनुच्छेद 15(1) में राज्य किसी भी नागरिक के साथ में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता साथियों। अनुच्छेद 15(2) की बात करें कि कोई भी नागरिक, मतलब कोई भी भारत का कोई भी नागरिक है, वो किस किस आधार पर, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी अन्य नागरिक के साथ में क्या कर सकता है, मतलब क्या कर सकता है, उसको किसी भी होटल में, दुकान, सिनेमाघर, कुआं, तालाब, सार्वजनिक समागम के स्थल पर किसी भी आधार पर उसको रोक नहीं सकता, उसके प्रवेश को वर्जित नहीं कर सकता साथियों। एक बार लिख लिया आपने। अब हम 15(3) की ओर अग्रसर होते हैं। लिख लिया साथियों। 1 15(2) में आपको एक और लाइन लिखनी है साथियों, वो इसके नीचे आप लिख लेना। इसके बाद में हम 15(3) की शुरुआत करते हैं। इस अनुच्छेद में समाज में फैली व्याप्त कुरीतियों को समाप्त किया गया है। अब हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 15(3) की। अनुच्छेद 15(3) में क्या है साथियों, कि राज्य स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब देखो साथियों, अब आप सोच रहे हो सर अभी तो आपने बात करी थी कि
किसी भी जाति, मूल वंश और धर्म और किसी भी लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर। साथियों आपने तो सर ये स्त्री और बच्चों के आधार पर ये तो आपने कर दिया विभेद। तो साथियों कुछ चीजें अपवाद होती है। अपवाद कैसे? यह है 15(1), इसमें लिखना है साथियों, यह अनुच्छेद 15(1) व 15(2) का अपवाद है। राज्य महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कानून बना सकता है साथियों अब देखो क्या हुआ। अब ये अनुच्छेद, इसको डालने की जरूरत क्या पड़ी थी साथियों? ये अनुच्छेद डाला गया था किसके माध्यम से? पहला संविधान संशोधन, पहला, या इसमें लिख लो इसे फर्स्ट, पहला संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसको माध्यम से जोड़ा गया। अब देखो साथियों इसको जोड़ने की जरूरत क्या पड़ी साथियों? एक चंपई दोराई केस सुना होगा आपने, चंपई दोराई राजनवाद और मद्रास, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी थी साथियों। अब आपको पता है अंग्रेज, और अब एक आप आराम से कहानी सुनो साथियों। देखो अंग्रेज जब भारत, सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारे देश में साथियों ये जाति, ये व्यवस्था, ये इनके आधार पर शुरू से विभेद किया जाता आ रहा है। कैसे? कि जब हमारे देश में विदेशी आक्रांता आया तो वो किस आधार पर विभेद करते थे? धर्म के आधार पर विभेद करते थे। कैसे धर्म के आधार पर? कि अगर हिंदू है तो उसको क्या करना, उसको कठोर कारावास की सजा दी जाती थी, या उसके जो खुद मुस्लिम धर्म के थे उनको रियायतें दी जाती थी, या जो हिंदू धर्म के थे उनके ऊपर अलग से कर लगाया जाता था, अगर धार्मिक कर लगाया जाता था। ऐसे करके मतलब हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाता था, मतलब धार्मिक आधार पर क्या किया जाता, विभेद किया जाता था साथियों। इसके बाद में क्या हो, जब हमारे ये चले गए विदेशी आक्रांता, उसके बाद में कौन आए? अंग्रेज आए। अंग्रेज उन्होंने किस आधार पर विभेद करना शुरू कर दिया? कि जो अंग्रेज लोग थे वहां के, उनको तो कम सजा का प्रावधान था, और जो भारतीय लोग थे उनको कठोर सजा का प्रावधान था। मतलब भारतीयों के लिए वो किस आधार पर विभेद करते थे? उनकी नस्ल के आधार पर, मतलब गोरे काले का भेद करके ये भारतीयों के साथ में अंग्रेज विभेद करते थे। उसके बाद में क्या हुआ? अब आगे हमारे देश हो गया आजाद हो गया साथियों। और ये केस है मद्रास का। कहाँ का है? मद्रास के एक मेडिकल कॉलेज के अंदर साथियों एक चंपई नाम की एक महिला का एडमिशन नहीं हुआ, और वो महिला एक ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करनी थी, ब्राह्मण थी ये महिला। इस महिला को जब कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला तो ये महिला किसके पास, मतलब जब कॉलेज में गई तो इस महिला को जवाब मिला कि आपके जो कोटे की सीटें थी 2 वो ऑलरेडी फुल हो चुकी है, तो आपको इस आधार पर हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। ये महिला थी थोड़ी पढ़ी लिखी भाई, अगर ब्राह्मण थी तो आपको पता है दक्षिण भारत में जो ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणवाद की लड़ाई आज भी चलती है। मतलब ब्राह्मण और गैर ब्राह्मणों के बीच में बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। तो ये महिला क्या थी? ब्राह्मण थी साथियों। तो इसने क्या करा, ये पढ़ी लिखी थी, इसने आर्टिकल 15(1) पढ़ रखा था। क्या पढ़ रखा था? 15(1) कि भाई राज्य किसी भी लिंग के आधार पर या किसी भी जाति के आधार पर विभेद नहीं किया कर सकता। यहाँ पे तो जाति के आधार पर विभेद कर रखा था साथियों, अब इसने जाति के आधार पर तो विभेद कर दिया। तो ये महिला गई मद्रास हाईकोर्ट ने साथियों किसके पक्ष में फैसला सुनाया? इस चंपई दोराई राजन के खिलाफ फैसला सुनाया, और कहा कि भाई इसको एडमिशन मिलना चाहिए, क्योंकि इनके जो गैर ब्राह्मणों ने इसके खिलाफ दलीलें दी थी वो दलीलें पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ये इसको सीटें नहीं मिलनी चाहिए, ब्राह्मण है ये वो, ऐसे करके इन्होंने जाति के जाल में फंसाया। लेकिन इसके बाद में ये लोग कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से भी ये महिला क्या हो गई? ये महिला जीत गई दोस्तों, कि हाँ भाई इसके किसी भी जाति के आधार पर इसके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब ये ब्राह्मण थी इसलिए इसको इसके साथ में भेदभाव हुआ नहीं, इसको सीट मिलनी चाहिए।
ये केस तो जीत गए साथियों। उसके बाद में क्या हुआ आपको पता है, हमारे देश में मेजोरिटी वही जो सत्ता प्राप्त करती है, जो वोट बैंक को अपने साथ में रख पाती है। अब वहां पे जो उस समय की सत्तारूढ़ पार्टी थी, उसने क्या करा, संविधान संशोधन ही कर दिया। मतलब ये 15 तीन जोड़कर, कौन से संविधान संशोधन के माध्यम, पहले संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से इसको जोड़कर यह शब्द ही मेंशन कर दिया कि राज्य स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है साथियों। कैसे कि अब किसी भी शैक्षणिक संस्थान में या किसी भी जगह पर अब आरक्षण देना मैंडेटरी हो गया। मतलब आपके साथ में इस आधार पर क्या कर सकता है, राज्य विभेद कर सकता, मतलब आरक्षण की विषय वो दे सकता, मतलब आरक्षण अलग से दे सकता। साथियों एक बार लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। नहीं नहीं साथियों, कुछ मिस्टेक ये है ना साथियों, ये वाला पोर्शन ये इसमें मत लिखना। ये अनुच्छेद 4 का भाग है, मैंने आपको 4 पढ़ा दिया पहले। ये जो चंपाई दोरई रजन का केस है साथियों, ये अनुच्छेद 4 का है। किसका है, अनुच्छेद 15(4) का है। सॉरी, कोई नहीं, आपको समझ में आ गया, 15(4) को नहीं समझाना पड़ेगा। अनुच्छेद 15(3) में तो यही है, राज्य स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है साथियों। ये अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का क्या है, अपवाद है, राज्य महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष कानून बना सकता है साथियों। अब लिख लिया होगा आपने। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, 15(4) के बारे में। ये चंपई दोरई राजन वाला केस 15(4) का है साथियों। मैंने अनुच्छेद 15(3) में बता दिया आपको। अनुच्छेद 15(4) राज्य सामाजिक सामाजिक और शैक्षणिक 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 उन्नति के लिए उन्नति के लिए नागरिकों नाग उन्नति के लिए पिछड़े पिछड़े नागरिकों नागरिकों व एससी एससी एसटी की उन्नति उन्नति के लिए विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान प्रावधान कर सकता कर सकता है। क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है साथियों। ये किसके माध्यम से जोड़ा गया, पहला संविधान संविधान संशोधन संशोधन 1951 के माध्यम से 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। किसके माध्यम से जोड़ा गया साथियों, 1951, जो कि पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। अनुच्छेद 15(4) में क्या है, राज्य सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए पिछड़े नागरिकों व एससी एसटी की उन्नति के लिए क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है साथियों। जो मैंने कहानी सुनाई थी चंपई दोरई राजन की, जो कि मद्रास की थी, वो कहानी इस अनुच्छेद से रिलेटेड है साथियों। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में हम 15(5) पे चलते हैं। जल्दी से लिखो। लिख लिया, जल्दी लिखो।
अब यहाँ पे साथियों 5 लिख लो, 15 5। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों की उन्नति व SC ST की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर विशेष प्रावधान कर सकता है। ये किसके माध्यम से जोड़ा गया साथियों? अनुच्छेद ये जोड़ा गया है 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया साथियों? देखो, अनुच्छेद 15(5) में है राज्य सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों की उन्नति व SC ST की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर क्या कर सकता है? विशेष प्रावधान कर सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में, मतलब कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? ये 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आज आप जितने भी कॉलेजों में आरक्षण की वो सीटें देखते हो कि भाई ये सीटें किसके लिए रिजर्व है, ये SC के लिए रिजर्व है, ये ST के लिए रिजर्व है, या OBC के लिए रिजर्व है, ये किसके लिए रिजर्व है? या OBC के लिए रिजर्व है साथियों। ये किसके माध्यम से? आज तक जितना भी जो कॉलेजों में, चाहे जो शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो निजी हो चाहे सरकारी हो, इसमें एक और लाइन लिख लो साथियों, निजी व सरकारी दोनों शैक्षणिक संस्थानों में, दोनों शैक्षणिक संस्थानों में लिखो साथियों जल्दी से। मतलब किसी भी, अब इसमें ज्यादा साथियों समझाने जैसा कुछ है नहीं, कि बस इसमें आरक्षण दिया गया है प्रवेश के आधार पर। इसमें OBC को कितने % रिजर्वेशन दिया था साथियों? 27%। OBC को 27% रिजर्वेशन इसी के माध्यम से दिया गया था, इसी अनुच्छेद के माध्यम से साथियों। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद हम 15(6) की बात करते हैं। लिख लिया साथियों? जल्दी से लिखो इसको। लिख लिया? अब हम बात करते हैं 15(6) के बारे में बात करेंगे साथियों। राज्य व्यापार करने के लिए व शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर
भाग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह दिया गया है साथियों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। यह कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ? 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया साथियों। अब देखो आरक्षण अभी वर्तमान में किन किन को कितना है? आरक्षण वर्तमान में देखो ओबीसी को है साथियों 10%, क्या 27%, एससी को है 15%, एसटी को है 7.5% और ईडब्ल्यूएस को है 10%। साथियों वर्तमान में आरक्षण दिया गया। 15(6) में क्या है साथियों? राज्य व्यापार करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर, इससे पहले आर्थिक रूप से हमारे देश में आरक्षण नहीं दिया हुआ था साथियों। ये पहली बार आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया। भाग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया साथियों। और वर्तमान में आरक्षण किस किस को कितना परसेंट है? ओबीसी को 27% है, एससी को 15% है, एसटी को 7.5% है और ईडब्ल्यूएस को 10% है साथियों। यह हमारा होता है अनुच्छेद 15 समाप्त साथियों। आर्टिकल 15 इज खत्म। धन्यवाद साथियों, आज की क्लास में बस इतना ही। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें साथियों कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें साथियों। जय हिंद।